दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में G20 समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी IBSA लीडर्स मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है, जहां वे G20 समिट में हिस्सा लेंगे। IBSA लीडर्स मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। तो बायलैटरल मीटिंग भी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में होने वाले G20 समिट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। और इसके साथ IBSA मीटिंग में भी भाग लेंगे। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर प्रधानमंत्री यहां पर बात करेंगे और नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे प्रधानमंत्री। तो पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं, जहां वे जोहान्सबर्ग में G20 समिट में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज का पाली दौरा प्रस्तावित है। सिक्किम राज्यपाल और माथुर की पोती की शादी में मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा शामिल होंगे। सीएम भुजनलाल शर्मा आज दोपहर 2 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। 2:40 पर उदयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और शाम को 4:10 पर हेलीपैड सादरी जिला पाली पहुंचेंगे। शाम को 4:30 बजे से 5 बजे तक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद शाम को 6:40 पर जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज पाली दौरा प्रस्तावित है। आज दोपहर 2 बजे जयपुर से रवाना होंगे और 2:40 पर उदयपुर पहुंचेंगे और वहां से रवाना होकर शाम को 4:10 पर सादरी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 4 बजे से 5 बजे तक, यानी कि 4:20 से 5:05 तक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद उनका जयपुर आने का कार्यक्रम है। तो आपको बता दें कि सिक्किम के राज्यपाल और माथुर की पुत्री की शादी पाली में हो रही है, जहां शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा आज पाली जाएंगे। राजस्थान में बड़े स्तर पर IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। प्रदेश में 48 IAS अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया है। जिन IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। इसके तहत अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा शिखर अग्रवाल को उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रवीण गुप्ता को ACS PWD के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग में भेजा गया है। जबकि राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष का भी कार्यभार उनको सौंपा गया है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल का अध्यक्ष आलोक गुप्ता को बनाया गया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में दिनेश कुमार को प्रमुख शासन सचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो राजस्थान में बड़ा फेरबदल हुआ है। यहाँ पर 48 IAS के तबादले किए गए हैं। 48 IASों को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। तो IAS आलोक गुप्ता को अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल में लगाया गया है। IAS दिनेश कुमार प्रमुख सचिव। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, राजस्थान में बड़ा फेरबदल हुआ है, 48 IAS के तबादले किए गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है? निर्वाचन के पदभार ग्रहण करने के 5वें दिन ही शुक्रवार देर रात को जारी कर दिया गया था लिस्ट को। एक बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल रहा है और संभवतः कुछ बदलाव तो ऐसे हैं जो अगर हम ब्यूरोक्रेसी के पूरे इतिहास में देखें, जो पहली बार हुआ है। सामान्य तो ऐसा हुआ नहीं है। शिखर अग्रवाल ACS का TMO से उद्योग और में ट्रांसफर ही अपने आप में काफी एक बड़ा बदलाव हम कह सकते हैं, क्योंकि जनरली हम सामान्यतः पिछले मुख्यमंत्रियों सरकार पर नजर डालें तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस बार ये हुआ है, बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अर्चना सिंह को सचिव कार्मिक विभाग में लगाया गया है। प्रवीण गुप्ता को ACS PWD कलेक्टर अध्यक्ष RTDS लगाया गया है। लेकिन जो सबसे अधिक चर्चा का विषय जो बना हुआ है, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें साक्षी सामने आ रही थी कि सुधांशु पंत और शिखर अग्रवाल के बीच टकराव है और जिसकी वजह से कई जो निर्णय है, कई जो योजनाएं हैं, उन पर असर पड़ रहा था और इसका परिणामी खामियाजा
सरकार की छवि पर पड़ रहा था, और या मैं दूसरी तरफ कहूँ तो जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। जिसके कारण आपने देखा होगा तो प्रभाव से जैसे ही पंत को दिल्ली बुलाया गया, उसके बाद ये अटकलों का दौर शुरू हो गया था कि बड़े बदलाव की फहरिस्त तैयार हो रही है। और मुख्य सचिव श्रीनिवासन के पदभार ग्रहण करने के बाद, हालांकि ये मैं कह सकता हूँ कि इतनी जल्द सूची आ जाएगी ये शायद बहुत कम लोगों को उम्मीद होगी, लेकिन 5वें दिन ही आ जाना, इसका मतलब पहले से एक तैयारी हो रही थी, एक बड़े बदलाव की तैयारी हो रही थी ब्यूरोक्रेसी में, टॉप से बॉटम से लेकर मैं कह सकता हूँ टॉप तक। यानी कि अगर शिखर अग्रवाल एक शिखर पर मौजूद थे, वहां से लेकर और तमाम विभागों के जो अधिकारियों को बदलना, जो एक बड़े बदलाव के सूचक बनते हैं, बड़ी जन योजनाओं को लागू करने में उनकी अहम भूमिका होती है। और कई ऐसे मंत्रियों के साथ जिनका तालमेल ठीक नहीं था, क्या वो चिकित्सा विभाग की बात कर लें, ऐसे कई मंत्री और अधिकारियों के बीच साक्षी इस तरह की सूचना मिल रही थी कि उनके बीच तालमेल ठीक नहीं है। अब जब मंत्री और सचिव के बीच तालमेल ठीक नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आप तय मानिए कि उसका असर पड़ना निर्णयों पर तय है, और जनता को नुकसान होता है। कई बार मंत्री कह देते हैं, काम के लिए ओके कर देते हैं, अधिकारी उसको अटकाते रहते हैं क्योंकि उनके बीच बन नहीं रही है बात। इसी तरह योजनाओं को लेकर, इसी तरह आने वाले तमाम जो आम जनता है काम होते हैं, उनको लेकर ये जो धुलमुल रवैया था उसका खामियाजा जनता ना भुगते, इसलिए बड़ा बदलाव प्रशासन में देखने को मिला है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो सर्जरी हुई है ब्यूरोक्रेसी की, इससे बहुत कुछ बदलेगा, और खासकर जनता के मीटिंग में खिंच जाएगा कि अब वही अधिकारी चलेगा जो काम करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बीकानेर से खबर है, जहां पराली से भरे ट्रक में आग लग गई। ओवरलोड ट्रक में बिजली तार से आग लगने की बात सामने आई है। देर रात नापासर मुख्य बाजार में यह हादसा हुआ है। थानाधिकारी सुषमा शेखावत ने दमकल को मौके पर बुलाया और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर यहां पर काबू पाया गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। लोगों ने ओवरलोड वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की यहां पर मांग उठाई है। 3 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो यहाँ पर पराली से भरे ट्रक में आग लग गई। थानाधिकारी सुषमा शेखावत ने दमकल को मौके पर बुलाया और लोगों की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। लोगों ने ओवरलोड वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने की भी यहाँ पर मांग उठाई है। लोगों ने ओवरलोड वाहनों की आवागमन पर रोक की मांग उठाई है। तो 3 दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया। पराली से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। बीकानेर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। ओवरलोड ट्रक में बिजली तार से आग लगने की बात भी सामने आ रही है। देर रात नापासर मुख्य बाजार में हादसा हुआ। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली, थानाधिकारी सुषमा शेखावत मौके पर पहुंचे और थानाधिकारी ने दमकल को मौके पर बुलाया और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सुरेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बीकानेर में यह हादसा हुआ है, पराली से भरे ट्रक में आग लग गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल सुषमा, देखिए जिस प्रकार से इन दिनों पराली का सीजन है और किसान और जो पशुपालक है वो पशुओं के चारे के लिए पशु पराली लाने के लिए लेके आते हैं। ऐसा ही हादसा देर रात को नापासर मुख्य बाजार में हुआ, जहां पर एक और हाइट ट्रक था जिसके अंदर पराली भरी हुई थी। और वो पराली जो बड़ा ट्रक है वो तारों से टकराने के कारण शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लगी। पराली ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से ये पूरी आग का विकराल रूप है इसने धारण कर लिया, जिसकी वजह से एक ट्रक है वो पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। जिसकी थानाधिकारी सुषमा शेखावत है वो मौके पहुंची व दमकल की टीम को मौके बुलाया गया और काफी मकसद के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन इसमें एक बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि जिस प्रकार से पराली ने विकराल रूप लिया था, मुख्य बाजार था नापासर का, तो आसपास के और भी क्षेत्र में आग लग सकती थी। ऐसे में एक समय पर आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अमूमन देखा जाता है कि जिस प्रकार से ये पराली पंजाब या गंगानगर जिले से काटकर इन दिनों पशुपालक है वो अपने पशुओं के चारे के रूप में लेकर पहुंचते हैं,
तो इनकी ट्रकों की हाइट है वो और हाइट होने की वजह से ऊपर विद्युत के तार है उनमें टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से ये हादसा सामने आया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां उडवारिया में देर रात चोरों ने धावा बोला। गांव स्थित मित्र केंद्र पर अज्ञात चोरों ने यहां पर धावा बोला है। चोरों ने पहले दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा, उसके बाद शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसने के लेकर उन्होंने कोशिश की। हालांकि दुकान के अंदर लगे दूसरे लोग को तोड़ने में वह नाकाम रहे। चोरी की पूरी वारदात बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दो चोर पैदल आते और बाद में बाइक लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बाइक भी गांव से चोरी होने का अंदेशा यहां पर जताया जा रहा है। थाना घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीण पहुंचे, जिसके बाद अनादरा पुलिस को वारदात की सूचना दी गई। अनादरा थाने के उडवारिया गांव की ये पूरी घटना है। तो सिरोही के रेवदर से खबर है, जहां उडवारिया में देर रात चोरों ने यहां पर धावा बोला। गांव में स्थित ई मित्र केंद्र पर चोरों ने धावा बोला। चोरों ने पहले दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े, उसके बाद शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। और अब रामदेवरा से खबर है, जहां गुलाबी ठंड के बीच मिक्सर मां की बाबा की दूज में इन दिनों भादवा मां का नजारा देखने को मिल रहा है। शुक्रवार रात से बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतार लगने का क्रम बना हुआ है। हजारों भक्त कतार में खड़े होकर दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। और वहीं शनिवार की अल सुबह 3 बजे समाधि के पट खुले तो लोगों की भारी भीड़ जय जयकारी करते समाधि स्थल परिसर में घुसी। ऐसे में यह संभवतः पहली बार है कि जब इन दिनों मिक्सर मां के दूज के अवसर पर इतनी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ को देखकर प्रशासन के भी लगातार हाथ पांव फूलते हुए यहां पर नजर आए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन का अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया। वहीं समाधि समिति की तरफ से समाधि स्थल के दोनों तरफ दर्शन करवाने की विशेष व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन उसके पश्चात भी भीड़ घटने का नाम यहां पर नहीं ले रही। साथ ही मुख्य सड़क मार्ग सहित अन्य स्थानों पर वाहनों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। छोटे बड़ी सभी वाहनों के मेला परिसर क्षेत्र में आने पर प्रतिबंध यहां पर लगा दिया गया है। कोटा के इटावा से खबर है, जहां क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। बीती रात गेता कस्बे में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दीपक गवालीरा के सूने मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया है। दीपक का परिवार अपने बेटे के उपचार के लिए कोटा गया हुआ था। बच्चा हाल ही में इटावा में हुए स्कूल वैन हादसे में घायल हुआ था और उसका इलाज कोटा में चल रहा है। रात में चोर दीपक ग्वालियर के बंद मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और करीब 3 लाख रुपए नगद और लगभग 10 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। सुबह पड़ोसियों ने दरवाजे का ताला टूटा देखा तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। चोरी की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में पूछताछ और सबूत जुटाकर आरोपियों की लगातार तलाश कर रही है। और अब इटावा से खबर है, जहां कोटा शोपर स्टेट हाईवे 70 पर सड़क हादसा हुआ है। बड़ौद कालीसिंध नदी के पुल पर गिट्टी से भरा डंपर असंतुलित होकर पलट गया। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। डंपर नदी में गिरने से यहां पर बड़ा हादसा टल गया। पुल की अप्रोच सड़क की मिट्टी धंसी है, जिसके कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त यहां पर होते रहते हैं। तो कोटा के इटावा से खबर है, जहां कोटा स्टेट हाईवे 70 पर हादसा हुआ है। लगभग 9 बजे की घटना है जी। एक डंपर थर्मल की राख से भरा हुआ RJ20 GC 3927 तो थर्मल की जो राख भरी हुई थी पुलिया की घूम पर क्रॉस करते टाइम। कहाँ से आ रहा था? ये थर्मल की राख मोतीपुरा प्लांट अच्छा से बड़ा उधर से वहाँ से आ रहा था, कोटा की तरफ जा रहा था। तो और ट्रैक्टर को ओवरटेक करते टाइम ये उल्टी खाया है। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ट्रक में जरूर डैमेज हुआ है। घायल हुआ क्या कोई ट्रक नहीं, कोई नहीं हुआ, कोई जनानी नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ। अच्छा। बीजापुर से खबर है, जहां भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, जहां नक्सल कमांडर हिडमा एवं उनकी पत्नी राजे और अन्य माओवादियों की मौत को
फर्जी मुठभेड़ बताया जा रहा है। संगठन का दावा है कि इन कमांडरों को पहले दबोचा गया, वहीं पूछताछ कर उसके बाद मुठभेड़ का रूप देकर हत्या की गई। माओवादियों ने 23 नवंबर को देशव्यापी प्रतिरोध दिवस मनाने की घोषणा भी की है, जहां बताया जा रहा है कि संगठन ने सुरक्षा बलों पर झूठी कहानी गढ़ने और आंदोलन को कुचलने का आरोप लगाया है। साथ ही बातचीत के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोरी ने भी फर्जी मुठभेड़ का आरोप यहां पर लगाया है। राजस्थान प्रवास पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। रायपुर से उदयपुर और फिर पाली के रणकपुर तक मिनट टू मिनट शेड्यूल जारी किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। वहीं तय कार्यक्रम के अनुसार वे सुबह 9:20 पर सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री निवास से प्रस्थान किया उन्होंने, और साथ ही 9:40 पर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर वो पहुंचे। मुख्यमंत्री 9:50 पर विशेष विमान से उदयपुर के लिए रवाना हुए और उसी के साथ 11:50 पर महाराणा प्रताप डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद 12:10 पर सड़क मार्ग से पाली जिले के रणकपुर स्थित होटल लाल बाग रिसोर्ट में निकलेंगे। इसके बाद वे 3 बजे उदयपुर के लिए वापस रवाना होंगे और 4:50 पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री 5:20 पर विशेष विमान से रायपुर लौटेंगे और 7:30 बजे के आसपास स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचेंगे। वहां से वे सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री निवास के लिए प्रस्थान करेंगे और 7:30 बजे के आसपास सीएम हाउस पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा राजस्थान के निर्धारित कार्यक्रमों और औपचारिक मुलाकातों के लिए रहेगा। और अब सुकमा से खबर है, जहां सुकमा जिले का जगरकुंडा जो नक्सल प्रभावित इलाकों के नाम से जाना जाता है, अब वही नक्सलवाद का खात्मा होता जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री के विभाग के अवैध रेती के खनन का कार्य जोरों से चल रहा है, जहां जगरकुंडा से सुकमा की ओर निकलते ही नदी में 2 बड़े पोकलेन से ट्रकों में रेती भर के निकाली जा रही है। वहीं एक प्रशासनिक अधिकारी विकास की बात करते हैं, वहीं सुकमा जिले के कलेक्टर बार बार फोन करने पर फोन नहीं उठाते। इससे पहले भी सुकमा कलेक्टर देवेश कुमार धुर्वे ने जांच का बोला था, लेकिन आज तक यहां पर जांच नहीं हुई। इससे यही समझ में आता है कि जिला कलेक्टर सुकमा की बात की अधिकारी नहीं मान रहे या फिर कलेक्टर खुद जानबूझकर टालमटोल कर रहे हैं। का खात्मा सरकार अलाप उगल रही है, हर बार वो यही बात बोल रही है। लेकिन देखिए नक्सलवाद के नाम पे किस तरह से ये देखिए बहती हुई नदी के अंदर से रेती निकाली जा रही है और कितने 1 2 3 4 5 6 7 ये ट्रक सुकमा जिला का ये जगरगुंडा शहर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही नदी के पास आते हैं। तो देखिए किस तरह से खुले से चौड़े से यहाँ पर नदी के अंदर रेती का अवैध खनन चल रहा है, इतनी बड़ी भारी मात्रा में चल रहा है जिसका कोई माई बाप नहीं है और नहीं यहाँ पर कलेक्टर शासन प्रशासन किसी को कोई नहीं पड़ी है। अगर आप कलेक्टर को फ़ोन करें तो जांच के नाम पे देवेश कुमार धुर्वे ये बात बोलते हैं कि जांच होगी, लेकिन वो जांच जिंदगी में नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता है इस मामले में। इसलिए ये देखिए नदी के अंदर से रेती निकाली जा रही है। मैं नेशनल टीवी चैनल पे आपको बता रहा हूँ कि नदी के अंदर से रेती निकल रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और नहीं यहाँ पे कार्रवाई होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि पहले यहाँ पर इसलिए अवैध खनन और उत्खनन नहीं होता था क्योंकि नक्सलवाद था और नक्सलवाद का डर था, इसलिए ठेकेदार कुछ नहीं करते थे। अब नक्सलवाद तो हो गया ख़त्म और ये अवैध खनन चालू है। और इसी स्थिति में आप देखिए ये चल रहा है सुकमा जिले में। अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या गृह मंत्री जी इस पर दखल देंगे, मुख्यमंत्री जी इस पर दखल देंगे या फिर ये यूं ही चला रहेगा? क्योंकि जब पत्रकार आवाज़ उठाते हैं, पत्रकार जब मुद्दा उठाते हैं तो हकीकत ये होता है कि उस मुद्दे पे कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और ये सुकमा जिले में ये हो रही है। कैमरामैन बिट्टू के साथ आरोसी राजपूत, सच बेधड़क सुकमा। और अब जालोर से खबर है, जहां चर्चित गणपत सिंह हत्याकांड को लेकर धरना स्थल पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे। जालोर जिले का चर्चित गणपत सिंह हत्याकांड खुलासे को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना चल रहा है। 26वें दिन भी
परिजनों की भूख हड़ताल लगातार जारी है। वहीं न्याय की मांग को लेकर धरना स्थल पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे और उन्होंने परिजनों से बातचीत की। स्वर्गीय गणपत सिंह की 80 वर्षीय मां, पत्नी, भाई समेत 2 मासूम बच्चे हत्याकांड के खुलासे को लेकर जिला कलेक्टर के बाद 6 दिन से भूखे बैठे हैं। वहीं भूख हड़ताल के 5वें दिन मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग एवं जिला पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया भी पहुंचे थे। वहीं परिजनों से समझाइश कर रहे थे, लेकिन परिजन नहीं माने। उन्होंने कहा कि जब तक हत्याकांड का खुलासा नहीं होगा तब तक हम भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। साथ ही गणपत सिंह हत्याकांड को लेकर करीब 15 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। 28 अगस्त 2024 को रामसीन थाना क्षेत्र मांडोली निवासी गणपत सिंह का शव सिकवाड़ा मार्ग पर कीचड़ में पड़ा मिला था और करीब 15 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। तो जालोर से खबर है, जहां पर तो बहुचर्चित हत्याकांड गणपत सिंह हत्याकांड को लेकर 6वें दिन भी परिजनों का धरना जारी है। परिजन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो विधायक रविंद्र सिंह भाटी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने परिजनों से बातचीत की, मुलाकात की। तो जिला कलेक्टर के बाहर लगातार 6वें दिन परिजनों का धरना जारी है। तो लगातार परिजन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 15 महीने से अधिक समय इस हत्याकांड को बीत चुका है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर नहीं हो पाई है, खुलासा यहां पर नहीं हो पाया। इसी को लेकर गणपत सिंह के माता, भाई और बच्चे यहां धरने पर बैठे हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए यूनुस खान मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। यूनुस, ये गणपत सिंह हत्याकांड को लेकर उनके जो परिजन हैं वो 6 दिन से धरने पर बैठे हैं और विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। क्या कुछ अधिक जानकारी है? बताना चाहूंगा कि जालोर जिले का सबसे हत्याकांड गणपत सिंह हत्याकांड को लेकर करीब 15 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ में खाली है, जिसको लेकर आज 6 दिन भी परिजनों का भूख हड़ताल है वो लगातार जारी है। आज श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने धरना स्थल से जालोर के एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया को फोन पर वार्ता की है। वे सभी आला अधिकारियों को अल्टीमेट दिया है कि अगर 2 से 3 दिन में इसका खुलासा नहीं हुआ तो जालोर जिला मुख्यालय पर महापराध है वो किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस इस तमाम जानकारी के लिए।